अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस लेक्चर पे बात कर रहे हैं ये हमारा कंसेक्यूटिव नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ 61th कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है मेरा। इसके अंदर मैं कल के टॉपिक एमएनसीज को रिव्यू करूँगा, आउटसोर्स के ऊपर बात करूँगा, आउटसोर्सिंग पे, ऑफशोरिंग पे बात करूँगा और कल्चर पे बात करूँगा। ये है आज के जो हमारे टॉपिक हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, हमने लास्ट डे बात की थी आपके साथ मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर। देखिए, हमने आपको ये समझाया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि बुनियादी तौर पर काम करती हैं, जिनके बेस एक मुल्क में होती है लेकिन वो अपनी कारोबारी एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी जो है वो किसी भी दूसरे मुल्क में शुरू कर देती हैं। वो अपना कोई भी फॉरेन में सब्सिडरी या कोई भी अपना जो है वो बिजनेस ऑपरेशन जो है वो दूसरे मुल्क में या प्रोडक्शन फैसिलिटी या सर्विस फैसिलिटी मूव कर देती हैं। हम ऐसी कंपनीज को मल्टीनेशनल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम फिर ये मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। हमने कल इसमें ये पढ़ा था कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी इन एंगल मींस अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो साइज़ के एतबार से कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा दुनिया की लार्जेस्ट कंपनीज हैं, जैसे कि वॉलमार्ट। लेकिन कुछ कंपनियां एंड शेल बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं और बिल्कुल स्मॉल साइज पे प्रिवेल करती हैं। अच्छा, फिर नेचर के एतबार से देखें तो नेचर के एतबार से ये जो कंपनियां हैं ये बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो है वो आप कह सकते हैं सर्विस प्रोविजन तक ये काम करती हैं। इस हद तक के फिजिबिलिटीज़ वगैरह भी बना कर देती हैं। ऑनरशिप के एतबार से ये सब्सिडरी कंपनीज हो सकती हैं, होली ओन कंपनीज हो सकती हैं, जॉइंट वेंचर हो सकती हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं ऑनरशिप के एतबार से। प्रोडक्शन के एंगल से अगर आप देखते हैं तो यह प्रोडक्टिव एक्टिविटी के एतबार से आप देखते हैं, प्रोडक्टिव लोकेशन प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो यहाँ कवर कर गए हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में। बात करें प्रोडक्टिव लोकेशन के एतबार से तो ये बहुत ज़्यादा लोकेटेड हो सकती हैं, इन्हें स्मॉल से लेके लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़ में लोकेट कर सकती हैं। छोटे से छोटे मुल्क, बड़े से बड़े मुल्कों में प्रिवेल करती हैं। और ओवरसीज़ बिजनेस रिलेटिव टू टोटल बिजनेस तो चंद एक कंपनीज हैं जिनका तो बहुत ज़्यादा बिजनेस फैला हुआ है, जिसमें शेल और वॉलमार्ट आते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस जो है वो एक से मैक्सिमम दो कंट्रीज़ में है, या दो हो तो तभी मल्टीनेशनल, तो मिनिमम दो और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी ये कारोबार जो है इनका फैला हुआ हो सकता है। अब आगे देखने तो आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ गोइंग मल्टीनेशनल। कल हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की थी कि कंपनियां जो है मल्टीनेशनल क्यों हो जाती हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसके अंदर बेशुमार बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं मल्टीनेशनल हो जाने में। मिसाल के तौर पे देखिए, एक तो सबसे पहली बात आ जाती है जब आप डिस्कस करते हैं कि टू मेजर एडवांटेजेस हैं इसके अंदर। एक बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, यानी इससे कम कॉस्ट तो आप सोच भी नहीं सकते जितनी कि ये मिनिमाइज कर देती है। तो एक तो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है। जहाँ पे भी ये प्रिवेल करते हैं, डिफरेंट दुनिया में प्रोडक्शन यूनिट्स लगाते हैं और ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ ये प्रिवेल करते हैं सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे बेयर की जाएगी। तो जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट होती है वहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो मूव कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि न्यू मार्केट एंट्री, ओवरसीज़ के एतबार से इन्हें कई मार्केट्स मिल जाती हैं एक के बजाय। तो एक तो मार्केट एक्सटेंड हो जाती है, इसलिए नेशनल मल्टीनेशनल बनना चाहते हैं। और दूसरा, दुनिया में जहाँ जो चीज़ सस्ती हो सकती है वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये दो मेजर एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से जो मल्टीनेशनल बनना चाहती है कंपनी।
जहाँ तक इसमें ओनरशिप एडवांटेज की बात आप करते हैं तो ओनरशिप एडवांटेज में एक तो आपको सुपीरियर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, चूँकि आप पूरी दुनिया में जहाँ से जो चीज़ बेस्ट वे में बन सकती है उस तरीके से आपसे बनाएंगे, कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी, क्वालिटी भी इन्हांस हो जाएगी। दूसरी चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप जानते हैं जब मुख्तलिफ तरह से लोग आते हैं, मुख्तलिफ जो है आप कह सकते हैं कि लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी सामने आते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पर्टिकुलरली जो हैवीली इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ग्लोबल कंपटीशन में जो है इसके अलावा कोई वे आउट ही नहीं है कि अगर ये बेस्ट डिलीवर नहीं करेंगे या क्वालिटी डिलीवर नहीं करेंगे, न्यू फीचर डिलीवर नहीं करेंगे, कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो ये प्रिवेल ही नहीं कर सकते, लिहाजा इन्हें उस दौड़ में जाना होता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के एंगल से देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आता है। और फिर मैनेजरियल स्किल्स की बात करें तो इनके पास मैनेजरियल स्किल्स जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट और इनोवेटिव मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, जिसकी वजह से दूसरों पर एक प्रोमिनेंसी ले जाते हैं। अच्छा, और जहाँ तक इनके लोकेशनल एडवांटेजेस का ताल्लुक है, लोकेशनल एडवांटेजेस में ये वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ से ढूंढ लेते हैं जाके। एक दूसरी चीज़ ये है कि ये हमेशा वहाँ जाते हैं जहाँ रिसोर्सेज सस्ते होते हैं, जैसे लेबर चीपर है जहाँ वहाँ होंगे, ठीक है। इनके पास क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं और बेटर रिसोर्सेज होते हैं, यही वजह है कि दूसरों पर ये अपनी सबकत ले जाते हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में प्रिवेल होने की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टैरिफ कॉस्ट से बच जाते हैं, बजाय इसके कि एक जगह मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया में शिपमेंट करते रहो, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें बेचते रहो। बेहतर ये है कि वहीं जाके बना के बेच दो, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट कास्ट वगैरह ये भी बच जाती है। इसी तरह ये एडवांटेज लेते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में इंसेंटिव्स जो मिलते हैं, क्योंकि हर मुल्क चाहता है कि उनके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आप सब जानते हैं कि इसमें एक दौड़ लगी हुई है, हर मुल्क चाहता है दूसरे से आगे निकल जाए, इसलिए एक से बढ़ के एक फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, एक से बढ़ के एक इन्हें सहूलियात दी जाती हैं। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इन्हें बहुत एडवांटेज इसमें भी रहता है। तो यहाँ पे आगे ये सारी वो बहस है जो कल हमने समेटी थी, आज मैंने इस बहस को चंद एक लाइंस में सम अप कर दिया है, और जब आप रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मदद रहेगी कि एक जगह तफसीली नोट्स आपको मिल जाएंगे और एक जगह बहुत ज़्यादा समराइज नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके समराइज नोट्स हैं। आज अगर आप देखते हैं तो हम सबसे पहले बात करने वाले थे आउटसोर्सिंग की और ऑफशोरिंग की। जाहिर है दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है ना, लिहाजा जो फ़र्क है उसकी बुनियाद पे पहले आउटसोर्सिंग को देख लेते हैं और फिर ऑफशोरिंग को देख लेंगे। तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट आउट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना। कॉन्ट्रैक्ट आउट करने का मतलब ये है कि जो काम उस ऑर्गेनाइजेशन ने करना है उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे के जिम्मे कॉन्ट्रैक्चुअली लगा दिया जाए। सिंपल एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आप सिविल इंजीनियर हैं और मैं आपके साथ एक मुआहदा करता हूँ कि आपने मुझे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देनी है। तो सबको पता है कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपने एज एन इंजीनियर या आपकी कंपनी ने, इंजीनियरिंग कंपनी ने जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज़ की वजह से सिविल इंजीनियरिंग का काम लिया है। लेकिन आप जानते हैं कि इसके अंदर कोई मज़ायका नहीं है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो आप खुद ना करें, चूँकि आप इस काम के एक्सपर्ट नहीं है, लिहाजा आप इसका इलेक्ट्रिकल वर्क ना करें। इसका इलेक्ट्रिकल वर्क किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी को दे दें जो इस काम में माहिर हो। और इसी तरह आप जो हैं, बेशक आप सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम रखते हो, नज़र रखते हो, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर जो इंटीरियर डेकोरेशन का, ये इसकी जो लुक का काम है वो आप इतना अच्छा ना कर सकते हो, तो ये किसी फाइन आर्ट एक्सपर्ट को दे दिया जाए ताकि वो इसको बेहतर कर सके। तो ये अंडरस्टूड बातें होती हैं कि
चीज़ों को सब कॉन्ट्रैक्ट या एक्टिविटीज़ को सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो आप अच्छी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह से बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि टोयोटा जो है वो जानता है कि वो बेसिकली कार मैन्युफैक्चरर, और इस तरह होंडा भी जानता है कि वो कार मैन्युफैक्चरर है। तो वो कभी भी ये नहीं करते कि बैटरी बनाने लग जाएं या टायर बनाने लग जाएं। वो कहेंगे कि यार जितने में हमने बैटरी और टायर बनाने हैं उतने में तो हम एक नया इंजन डिज़ाइन करके कोई और ब्रांड लॉन्च कर देंगे, कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। तो बेटर ये है कि हम अपने काम पे फोकस रखें। और ये जो गाड़ी का एयर कंडीशनर है, गाड़ी के जो टायर हैं, गाड़ी का जो है बैटरी है, ये काम कम से कम किसी दूसरे के ज़िम्मे लगा दें ताकि यहाँ से हमारी जो है वो जान छूट जाए। और ये काम चूँकि दूसरे बेहतर करते हैं तो इसमें दो फायदे होंगे। एक तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, चूँकि वो एक्सपर्ट होंगे इस काम के, तो क्वालिटी अच्छी देने से आपकी गाड़ी की क्वालिटी बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि वो इससे सस्ता बना लेंगे जितने में इन्होंने बनाना है, और वही रिसोर्सेज और वही सारा कुछ ही किसी और साइट पे लगा दें जो इनकी स्पेशलिस्ट एरिया है। लेकिन हमेशा आउटसोर्स करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखा करें या एक चीज़ को सोचा करें कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आउटसोर्स बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी कंपनीज ये करती हैं कि जो उनका की एरिया है वो कभी आउटसोर्स नहीं करते। क्योंकि अगर की एरिया भी आउटसोर्स कर दिया तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। बहुत सारी कंपनीज रिस्क लेती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज रिस्क नहीं लेती। मिसाल के तौर पे टोयोटा कंपनी कभी ये रिस्क नहीं लेगी मेरे ख्याल में कि अपना इंजन डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए किसी और को दे दे, चूँकि ये उनकी फील्ड है। इसी तरह गाड़ी का मेन डिज़ाइन जो है वो अपने हाथ में रखेंगे, बाकी एक्टिविटीज़ वो आउटसोर्स कर देते हैं। और ऐसा करने में बिल्कुल हक बजानब है, क्योंकि इसके अंदर उन्हें फ़ायदा है, बेनिफिट है, इसलिए वो इस तरह से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो ये समझ आ गई कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि कंपनी अपनी ही एक एक्टिविटी को किसी दूसरे के जिम्मे लगा दे, या अपना ही कोई काम जो है जो इन हाउस होता है उसको आउटसोर्स कर दें किसी दूसरे को, और किसी दूसरे को इसे बनाने की जिम्मेदारी सौंप लें। तो इसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। सो सिंपली अगेन, outsourcing is contracting out any aspect of work of the organization. Repeat करता हूँ, outsourcing means contracting out aspect of the work of the organization to any other organization. किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अपने ही काम का कोई एस्पेक्ट दे दिया जाए। तो इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं और डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दोनों को बारी बारी देखते हैं कि इसके अंदर एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जहाँ तक ताल्लुक है एडवांटेजेस का, एडवांटेजेस में सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि इससे कॉस्ट कम होती है। और आप जानते हैं कि आज के दौर में कॉस्ट को मिनिमाइज करना कितना ज़रूरी है, जबकि मार्केट में आपको स्टिफ कंपटीशन का सामना है। तो ऐसी सूरत में जबकि आपके सामने कंपेटिटर प्राइस वॉर लेके आया है, वो प्राइस वॉर स्ट्रेटेजी के तहत चीज़ को सस्ता करके बेच रहा है, तो आपके लिए कॉस्ट को मिनिमाइज करना कितना ज़रूरी है। पर्टिकुलरली ग्लोबल बिजनेस अरीना में जहाँ पे कि बहुत सारे कंपेटिटर हैं, अगर आप कॉस्ट मिनिमाइज कर देते हैं तो आप बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि इंक्रीज कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, और लीडिंग टू फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल सप्लाई, आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल सप्लाई ले पाते हैं। क्योंकि काम दूसरों को आ गया तो फिर आप सप्लाई बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और अपने काम में फोकस करके अगर किसी वक्त ऑर्डर ज़्यादा मिल जाए तो आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, आसानी से आप अपनी प्रोडक्शन को मीट कर सकते हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज है। फिर उसके बाद ये है कि इससे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी आपके जो
कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसका ये भी आपको एडवांटेज होता है। और आप ऑब्वियसली इससे आपका हेड काउंट भी कम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो काम आप आउटसोर्स कर देंगे उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आपके पास ये फैसिलिटी होगी कि आप ग्रेटर फोकस कर सकेंगे अपने कोर इश्यूज, यानी अपने मेन बिजनेस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो ये अल्टीमेटली एडवांटेज होगा आपके लिए। और नतीजे के तौर पे आप अपने काम पे फोकस तो करेंगे ही, लेकिन जाहिर है आप ये काम उसको देंगे जिसके पास उस फील्ड की बेस्ट स्किल्स हों, बेस्ट एक्सपर्टीज हो, तो जाहिर है आप उनको इन्वॉल्व करेंगे। और अल्टीमेटली यू कैन ओवरकम स्किल शॉर्टेज, और आप स्किल शॉर्टेज को ओवरकम कर सकेंगे। तो जो आपके पास नहीं है कि आपको बैटरी बनानी पड़ती, कार मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे टायर बनाने पड़ते, तो बहुत बड़े मसले में फंस जाते आप। तो आपने वो काम जो आपके लिए स्किल्स एक्सपर्ट्स इकट्ठे करने मुश्किल थे, वो आपने आउटसोर्स कर दिया। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर जितने भी बनते हैं उनके, वो दूसरों से बनवा लेते हैं। वो कहते हैं हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमें सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल है। इस तरह अकाउंटिंग की बहुत सारी फर्म्स हैं, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी देती हैं, एनालिसिस सर्विसेज भी देती हैं, लेकिन अकाउंटिंग की फील्ड। अब आगे देखिए, हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो जहाँ पे भी एडवांटेजेस होंगे वहाँ डिसएडवांटेजेस जरूर होंगे। डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपका फ्यूचर में अगर प्राइसेस राइज करती हैं तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वो एक्टिविटी दूसरों को दे दी है, और जब वो एक्टिविटी महंगी हो जाएगी तो आपके पास कोई वे आउट नहीं रहेगा। दूसरा आपको नुकसान ये होगा कि आपके पास जो इन हाउस एक्सपर्टीज हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी महारत बाहर भेजी तो अंदर की महारत कम हो जाएगी। और एक मसला ये भी पैदा हो जाएगा कि बाज़ औक़ात अगर सप्लाई रुक गई तो आपके पास सप्लाई को कंटिन्यूटी रखनी मुश्किल हो जाएगी, यानी गेम आपके कोर्ट से निकल के दूसरे के अख्तियार में चली जाएगी। और अल्टीमेटली जितनी आप बैटरीज मंगवा रहे हैं, ज़ाहिर है उतनी गाड़ी भी बिक रही है आपकी, तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी होगा, यानी आपके राज जो है वो राज नहीं रहेंगे, तो ये भी आपको नुकसान होगा। लेकिन ये सारे के सारे नुकसान लाजिम नहीं है कि आपको हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अच्छा करें, ठीक है जी, अगर आप डील अच्छा करना जानते हैं तो आप इनको ओवरकम भी कर सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। तो अब इसके लेक्चर के जो 4 हिस्से हमने बनाए थे, हमने कहा था कि पहला हिस्सा जो है वो एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज का कल जो टॉपिक हुआ है उसको रिव्यू करेंगे, वो कर लिया हमने। दूसरा टॉपिक हमारा जो था वो था आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। तो इसमें से आउटसोर्सिंग हो गया है, ऑफशोरिंग पे चलते हैं। और दूसरा जो काम थी, आखिरी जो काम है, वो है ग्लोबल कल्चर पे बात करनी है। आज हमने ग्लोबल कल्चर पे बात करनी है, और एक मॉडल है जो गालिबन पहले भी मैंने एक दफ़ा पढ़ाया था, लेकिन आज इसको ग्लोबल कल्चर के रिस्पेक्ट में आपसे आज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आ जाती है ऑफशोरिंग। देखिए, ऑफशोरिंग जो है इसका मतलब ये होता है कि हम आउटसोर्स तो कर रहे हैं काम को, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में। या आप ये कह लीजिए कि ऑफशोरिंग इज रीलोकेटिंग ऑफ कॉर्पोरेट एक्टिविटीज ओवरसीज। आप अपनी कॉर्पोरेट एक्टिविटी बजाय अपने मुल्क किसी और मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं। एक तो जहां आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे थे, वहां की बजाय आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी किसी दूसरे मुल्क में लेके जा रहे हैं। तो रीलोकेटिंग या relocation of corporate activities overseas, we called it offshoring.
आज के दौर में बल्क ऑफ ऑफशोर एक्टिविटीज़ हैं, पर्टिकुलरली जिसके अंदर कॉल सेंटर्स हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशंस हैं, और जहाँ जहाँ ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंसिव है और आम तौर पे कोशिशें की जा रही है कि इसको जो है वो किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पे ये काम निस्बतन सस्ता और अच्छा हो सके। इसकी एग्जांपल जो है ये है कि इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे यूएस कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस रिलीजेस और इस तरह के मामलात करने होते हैं, तो इस तरह के काम के लिए अक्सर वो जो है जर्नलिस्ट हैं वो मुल्तान कैन एक्सेस सेम बेसिक इंफॉर्मेशन एज देयर कलीग्स इन यूएसए, को वो काम चाहे यूएसए में करने के मुल्तान शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के अंदर न्यूज़ रिटर्न, अगर न्यूज़ ही लिखनी है तो न्यूज़ न्यूयॉर्क में भी लिखी जा सकती है, लेकिन फैसलाबाद में भी उतनी ही जो है चाबकदस्ती के साथ ये काम हो सकता है। तो इस तरह अपनी एक्टिविटी का एक ऑफिस दूसरी जगह लगा देते हैं। जैसे कंपोजिशन ऑफ न्यूज़, प्रिपरेशन ऑफ द हेडलाइंस, प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें तो मैं यानी मैंने पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें मुझे लोगों ने बताई हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि अमेरिका में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ऑपरेशन तो अमेरिका में हो रहा है, लेकिन ऑपरेशनल एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है सर्जन, वो क्या करता है, वो उसको जैसे से एक्ट करता है साथ साथ बोलता जाता है। उसने आदत डाल ली कि ऑपरेट करता जाता है साथ साथ कमेंट्री करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो रीडिंग जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पहुंच जाती है, रिकॉर्डिंग यानी ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग और जो बोला है सर्जन ने। तो क्या होता है कि यहाँ बैठे लोग जो हैं उस सारे की रिपोर्ट बना देते हैं, तो वो रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा सस्ती बन जाती है एज कंपेयर टू द अमेरिका और एनी अदर कंट्री। इसी तरह अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ एजेंसीज हैं जो काम तो करती हैं अमेरिका और बड़े डेवलप कंट्रीज में, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारे न्यूज़ रीडिंग और बाकी ऑफिसेज जो हैं, डेस्क जो है वो एशियन कंट्रीज में रखे हुए हैं। बीबीसी इसकी मिसाल है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, उनके प्रोफेसर्स जो कि देखते हैं कि अमेरिका में स्लाइड्स किसी से बनवाएंगे तो महंगी पड़ेगी, असिस्टेंट रख के वो अपने असिस्टेंट जो हैं वो एशियन कंट्रीज़ में रख लेते हैं और उनको असाइनमेंट्स और स्लाइड्स वगैरह इधर सेंड कर देते हैं या काम इधर दे देते हैं, तो वो इधर से प्रिपेयर्ड होके वहाँ चली जाती है। इस तरह से ये जो काम है ये चल जाता है। अब अगर आप कहेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ऑफशोरिंग अगर आप करते हो, सच एज कोई वेस्टर्न कंट्री ये पाकिस्तान में करता है, तो इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं और इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स आती हैं लोगों में, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आती है इन मुल्कों में पर्टिकुलरली जहाँ ये ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखे जाएँ तो इसका कल्चरल बड़ा इम्पैक्ट होता है, लैंग्वेज पे डिफरेंस इन कल्चर प्रिवेल करता है रेसिपिएंट कंट्रीज, तो ये कल्चरल नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं और बाज़ कंपनीज कहती हैं कि हमारे ब्रांड इमेज पे भी असर पड़ता है। अगर लोगों को आइडिया हो जाए कि ये काम जो है ये खुद नहीं करते, किसी से थर्ड वर्ल्ड कंट्री से करवाते हैं, और अब कस्टमर जब भी कॉल करता है, पर्टिकुलरली कॉल सेंटर्स का तो मामला ऐसे ही है कि जब भी कस्टमर कॉल करता है तो वो बड़ा नोटिस करता है कि यार इसकी इंग्लिश कैसी है, ये बंदा कौन सा है, इस तरह की पेचीदा बात करता है ताकि आइडिया लिया जा सके कि ये बंदा इधर का है या किसी और मुल्क में मेरी कॉल सुनी जा रही है। तो इस चीज़ को कस्टमर इतना अच्छा नहीं समझते, तो इसलिए ये ज़रा इसके ड्रॉबैक्स में आ जाते हैं। तो अब अगर आप देखते हैं तो जो पहला पार्ट मेरे लेक्चर का था उसके अंदर हमने ये तय किया था
कि हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे उसके अंदर एक तो था आपने जिसको कहा था जी कि हम कवर अप करेंगे, एक तो आज जो कल हमने मल्टीनेशनल कंपनीज पे बात की थी वो कवर करेंगे, वो हो गया। आउटसोर्सिंग भी हो गया, उसके बाद ऑफशोरिंग भी हो गया अब तो, और ये छोटे टॉपिक्स हैं सारे। अब बात आ गई आपकी कल्चर के हवाले से, ग्लोबल कल्चर के हवाले से। तो अब हम चलते हैं चौथे टॉपिक की तरफ, यानी ये आज के लेक्चर के एक पार्ट में, फोर्थ वन, दैट इज द कल्चर। देखिए कल्चर के बारे में हमने पढ़ा था, एक तो हमने ये पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू थॉमस हेंडी कल्चर का मतलब होता है the way we do the things around here। जिस तरह हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं हम उसको कल्चर कह सकते हैं। खुशी के मौके पर लोग लाल सूट पहन लेते हैं, गमी के मौके पर लोग काला सूट पहन लेते हैं। तो खुशी और गमी के मौक़ों पर ये जो मुख्तलिफ लिबास पहनते हैं हम इसे अपने कल्चर का नाम दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कल्चर ऑफशोरिंग कंपनीज आर दोज कंपनीज हु टैकल अपना बिजनेस ही टैकल करते हैं ऑफशोरिंग के तरीके से, हम कहते हैं ऑफशोरिंग कंपनी। अच्छा बच्चों, द वे वी डू द थिंग्स अराउंड हियर, हमारे इर्द गिर्द जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं हम इसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का हम इसे कल्चर का नाम दे सकते हैं। तो खुशी के मौके पर हम ज़रा जर्क वर्क किस्म के कपड़े पहनते हैं, और जब गमी का मौका आता है तो हम ज़रा सादे कपड़े पहनते हैं। तो ये गमी के मौके पर शौक़ और आम हालात में सादे कपड़े पहनने का मतलब यही है कि दिस इज़ व्हाट द रूटीन सेट बाय द पीपल एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कल्चर। लेकिन इसकी जो अच्छी डेफिनेशन है वो ये है कि ये इंसानों की कलेक्टिव प्रोग्रामिंग है। कल्चर इज अ कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड्स, कि जैसे आप देखते हैं कि केपीके के लोग और तरह से लिबास पहनते हैं, कुछ तरह मुख्तलिफ बिहेव करते हैं, ठीक है, और सिंध के लोग और तरह से बिहेव करते हैं। तो उनकी प्रोग्रामिंग उनके हिसाब से हुई है और सिंध की प्रोग्रामिंग सिंध के एतबार से हुई है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल की प्रोग्रामिंग अलग है और इस ग्रुप ऑफ पीपल की प्रोग्रामिंग अलग है। तो ये अलग करता है वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। एक कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है जो डिस्टिंग्विश करती है मेंबर ऑफ वन कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम एन अदर। एक कैटेगरी के लोगों को दूसरे कैटेगरी के लोगों से मुनफरिद करती है, आज़ाद करती है, अलहदा करती है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कल्चर। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न हमारा ग्लोबल कल्चर से, ये जहन में रहे कि यहाँ ज़्यादा हमारा ताल्लुक ग्लोबल कल्चर के साथ। तो हमने वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि कल्चर जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है। यानी एक चीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल होती है दूसरी में नहीं होती। सो कल्चर प्रिवेल डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सिमिलरली कल्चर बनने में वक्त लगता है लेकिन चेंज बहुत जल्दी हो जाता है, एक भी इवेंट फौरन इसे बदल के रख देता है। अब जहाँ तक सवाल है कि कल्चर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कल्चर के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके अंदर कल्चर में सबसे पहली चीज़ आती है नॉर्म्स। दूसरी चीज़ जो आती है वो आते हैं आपके सिंबल्स, और तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज, तो देखिए जहां तक ताल्लुक है नॉर्म्स का, तो नॉर्म्स ए सेट ऑफ नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। नॉर्म्स होते हैं आपके स्टैंडर्ड बिहेवियर। नॉर्म स्टैंडर्ड बिहेवियर
जिससे आम तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो लोगों ने रूटीन एंड रिचुअल, जो लोगों ने रूटीन सेट कर रखी हैं, हम इन्हें कहते हैं नॉर्म्स हैं। मिसाल इसकी यूं दी जा सकती है कि रूटीन से मुराद ये है कि आम रूटीन में लोग कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ये स्टैंडर्ड बिहेवियर है। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें तो ऐसे हो सकता है कि एक मौलाना साहब हैं, तो मौलाना साहब जो है वो आम तौर पे क्या करते हैं, मौलाना साहब आम तौर पे जो है वो सादा लिबास पहनते हैं, क्रॉकली टोपी पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं। क्यों? मौलाना साहब है। क्या मौलाना साहब कॉबॉय हेड पहन सकते हैं? आप कहेंगे नहीं पहन सकते। क्या वो इस तरह का सूट पहन सकते हैं? फ़र्ज़ करें वो कॉबॉय हेड पहन लें, ठीक है जी, और आज वो जो है जुम्मा है, वो फ़र्ज़ कीजिए खुतबा देंगे, अल्लाह हु इज़ द लॉर्ड ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स एंड दिस एंड दैट। आप परेशान हो जाएंगे, यार मौलवी साहब को क्या हो गया, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि हमारे कल्चर में, आप न्यूयॉर्क भी चले हैं तो वहाँ पे भी जो मौलाना साहब है वो शेरवानी, क्रॉकली टोपी या वेस्ट कोट इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। क्यों? चूँकि ये रूटीन है, ये स्टैंडर्ड है, ये कल्चर है, ये नॉर्म है। इसी तरह जो टीचर है, फ़र्ज़ करें आपके टीचर आपको पढ़ाने आते हैं, उन्होंने जीन्स की शर्ट, जीन्स की पैंट पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, और कान में बालियाँ उनके, और हाथों में चूड़ी पहनी हुई है, और जीन्स के ऊपर एक तरफ दिल बना हुआ है, एक तरफ तीर कमान बना हुआ है, ठीक है जी। तो आप ये कहेंगे कि यार ये टीचर तो बिल्कुल नॉर्म से हट के बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं है। स्टैंडर्ड बिहेवियर ये है कि टीचर एक बड़े फॉर्मल से कपड़े पहनेगा, ड्रेस ड्रेस शूज़ पहनेगा, बड़ा काम एंड कूल नज़र आएगा, और वो बहुत ज़्यादा अपलोडेड या हाईली फैशन स्विंग को फॉलो नहीं करेगा, हाईली फैशन स्विंग को फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि आमतौर पे जो तदब्बुर वाले लोग होते हैं वो ये नहीं करते कि फ़ैशन यहाँ स्टार्ट हुआ है और वो यहीं से फॉलो करें। वो तब फॉलो करते हैं फ़ैशन जब मैच्योर हो जाता है, उससे पहले उसको फॉलो नहीं करते। अच्छा, अब सिंबल्स हैं। सिंबल्स जो है आमतौर पे माशरों में होते हैं, और सिंबल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और वो इस सेंस में शेयर करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स कन्वे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे मुस्लिम कल्चर में जो स्टार होता है वो 5 किनारों वाला होता है, 5 किंग। ये 5 किंग मुस्लिम स्टार है। उसकी वजह ये कि 5 कायद हैं इस्लाम के। लेकिन अगर आप यूरोप में देखते हैं या अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ पे ये वाला स्टार नहीं होता। वहाँ पे आम तौर पे होता है, स्टार जो होता है वो होता है, आप ये कह सकते हैं इट्स जनरली ऑफ द 6 किंग स्टार होता है, जिसके 6 कोने होते हैं। तो अमेरिका के स्टार फ्लैग पे भी 6 किंग स्टार है। जो इसराइल का झंडा है उस पर भी किंग्स के 6 किंग स्टार्स हैं। लेकिन जो मुस्लिम का झंडा है, जैसे टर्की और पाकिस्तान का पर्टिकुलरली, इसके अंदर 5 किंग स्टार होता है, यानी इसके अंदर 5 किनारे होते हैं जो इस्लाम के 5 कायद हैं। तो सिंबल है। इसी में हमारा आर्मी का सबसे बड़ा सिंबल है जिसको हम निशान हैदर कहते हैं, ये भी हमारा सिंबल है। तो symbols tells us the stories. A 5 king star tells that you are a Muslim. You believe in 5 main things. And similarly, you see, symbols conveys, मिसाल के तौर पे निशान हैदर conveys you are a brave man. आप brave आदमी हैं। तो ये सारे symbols काफ़ी कुछ कन्वे करते हैं मुआशरे में। ये काफ़ी कुछ कन्वे करते हैं और हमें बात बताते हैं। और अच्छा, हम अगर अपने ऑफिस में जाएं तो वहाँ पे भी सिंबल्स कन्वे करते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे ऑफिस में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो सिंबल्स आपको जनरली नज़र आएंगे, आप देखेंगे कि एक आम सा बंदा है, एक आम सा बंदा है, और उसके सामने एक बहुत बड़ा टेबल पड़ा हुआ है। तो आप समझ जाते हैं कि कोई बिग बॉस है। तो सिंबल उसकी इम्पोर्टेंस को जिताता है। इसी तरह कोई उसकी गाड़ी की पार्किंग अलग रखी गई है, तो आप ये कहेंगे कि ये भी सिंबल है कि वो सीनियर आदमी है। लेकिन कुछ चीज़ होती हैं शेयर्ड वैल्यूज़। शेयर्ड वैल्यूज़ जैसे माशरे में कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी,
ठीक है जी, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स होती हैं। पहले आप इनको सुनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इन पे यकीन आना शुरू हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इनके बिलीवर बन जाते हैं। और जब एक दफ़ा आप इनके बिलीवर बन जाते हैं तो फिर आपके लिए जो है इसको एक्ट उसी एंगल से करना होता है, यानी आप उसके मुताबिक सोचते हैं और उसी के मुताबिक आप बिहेव करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है ये बेसिकली 3 चीज़ें। अब चूंकि हम ग्लोबल कल्चर के एंगल से ही देख रहे थे, तो हम अगर इसको एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले हम शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज़ को देख लेते हैं। वहाँ जब हम जाते हैं तो यही बिलीव एंड वैल्यूज़ जो हैं ये इनकी आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जनरली यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं? यहाँ पे वैल्यूज़ ये हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो इनोवेटिव होगा। इनोवेटिव मीन्स इट इज़ वेरी जदीद, ये जदीद होगा। दे आर बिलीव इन द मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट, के हम जो प्रोडक्ट लाएंगे वो सबसे ज़्यादा हमारी फील्ड में जो है वो इनोवेटिव होगा। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में लेके जाते हैं इसी कल्चर को, इसी वैल्यू को, यानी इसी इंग्रेडिएंट ऑफ कल्चर को, तो वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने सबसे लेटेस्ट चीज़ देनी है। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव में वैल्यूइंग कस्टमर सर्विसेज, हमने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देनी है। बिलीविंग देयर फॉर वी शुड अटेम्प्ट डिलीवरी ऑन टाइम, हमने ऑन टाइम देनी है और एवरी टाइम ऑन टाइम देनी है। सो दिस इज व्हाट अवर वैल्यू। तो अपनी वैल्यूज पे अमल तो करना ही करना है। फोकस आउट क्वालिटी, वैल्यूइंग हाई क्वालिटी, हमने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना है जो दूसरों के मुकाबले में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगा और ज़ीरो डिफेक्ट, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। द बेस्ट प्रोडक्ट वी डिलीवर इंशाल्लाह। So this is what the values in the sense of international या global business की रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो इसका ये मतलब बनता है। अब वही चीज़ जिसको आपने वहाँ सिंबल कहा था, मैंने मिसाल दी थी टेबल की बड़ी सी, गाड़ी बड़ी सी, और मिसाल दी थी आपको जो है मैंने 5 किंग स्टार की। तो इसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ पे यह है कि ऑर्गेनाइजेशन unique roots established by personal style experience of the founder, instance of thing, ठीक है जी, Virgin Group and the effect style of the Richard Branson has had on his organization। ये बड़े मशहूर मैनेजर हैं, तो जो भी मुश्किलात फेस की होती हैं किसी भी फाउंडर लीडर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमेशा उसके कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है जी, फाउंडर लीडर की जो मुश्किलात हैं वो हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। मिसाल इसके अंदर आप ये ले लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट में जो मुश्किलात आती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। जैसे इस्लाम की बुनियाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ जाना और वहाँ के लोगों का उनके ऊपर पत्थर बरसाना और उसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख्मी हो जाना हमेशा के लिए तारीख़ इस्लाम का हिस्सा बन गया। तो फाउंडर लीडर जो मुश्किलात बर्दाश्त करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी हक बन जाता है कि उसकी हिस्सा बने। इसी तरह किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने में जो मुश्किलात, जैसे कायद आज़म ने जो मुश्किलात फेस की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, वो तारीख़ का हिस्सा बन गई। इसी तरह ये लाजिम है कि ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट में भी जो मुश्किलात होती हैं वो उसकी तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं और कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि मैं बहुत छोटा था तो स्टेटिस्टिक्स पढ़ने जाता था। मैं बीएससी में मेरे सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मैं स्टेटिस्टिक्स पढ़ने जाया करता था, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब होते थे। लाहौर का एक बड़ा मशहूर इलाका है समनाबाद, पूंछ रोड वहाँ। तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत कोठी बनी हुई थी। वहाँ बाकी घर तो पुराने थे लेकिन वो ज़रा कुछ नई लग रही थी और उसके ऊपर स्टोन का एक ख़ास स्ट्रक्चर था। मैं और मेरा दोस्त हमेशा
उसको बड़े गौर से देखते थे और बाज़ औक़ात कोशिश करते थे कि अगर गेट खुला हो तो ज़रा अंदर देखिए अंदर से कैसी बनी हुई है। बड़े खूबसूरत वो बंगला था। तो एक दिन किसी ने नोट किया होगा, दूसरे दिन किया होगा, तो एक दिन वहाँ एक बाबा जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि बच्चों आप क्या देख रहे हो? हमने कहा जी घर बड़ा प्यारा, हम वो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ अंदर। हम अंदर चले गए। अंदर चले गए तो वहाँ पर उन्होंने बातें शुरू कर दी। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने घर कैसे बनाया। उन्होंने कहा जी कि मैं गांव से चला था, फिर मैं इधर आया लाहौर। लाहौर आके मुझे पहले ठेका मिला घास काटने का, मैं घास काटता रहा। फिर मैं उसके बाद पता नहीं कौन सा कारोबार किया, वो मेरा चल गया, वेस्ट का कारोबार चल गया। फिर मेरा आगे कारोबार एक और किया और फिर उन्होंने सारी मुश्किलात बताई और इन दी एंड बताया कि इन मुश्किलात के बाद ये घर बन गया। इतनी देर में उन्होंने चाय मंगवाई थी तो बाबा जी चले गए। तो उनके बेटा आया तो वो बताने लग गया। तो वो भी सेम स्टोरी बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में उसने सुनाई। और फिर वो कहीं गए तो उनका जो बेटा यानी पोता आ गया, उससे हमने कुछ बातचीत की तो उसने भी वही स्टोरी सुनाई कि बड़ी मुश्किलात थी। दादाजी हमारे गांव से आए तो उन्होंने जनाब जो है ये सारी मुश्किलात फेस की और इन दी एंड ये हुआ कि घर जो है ये तामीर हो गया। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का है कि जो मुश्किलात फेस की होती हैं वो याद रहती हैं। अक्सर औक़ात आप अपने घर में कहते हैं ना जी कि ये टूंटी सही नहीं है, ये डिज़ाइन सही नहीं, तो अक्सर वालिदैन गुस्सा कर जाते हैं, कहते हैं कि बेटा बनाओगे तो पता चलेगा। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इसको बनाने में बड़ी मुश्किलात फेस की होती हैं, इसलिए वो कह देते हैं कि अच्छा बेटा इतना भी करोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें। अब आगे चलते हैं तो बात आ जाती है ये कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बेसिकली इनके जो लोगो होते हैं, इनके जो स्लोगन्स होते हैं, ये सारे के सारे इसकी जो है सिंबल्स कहलाते हैं। ठीक है ना जी, इसके सिंबल्स बनाते हैं। रोल बैक होते हैं, जो भी उनकी होती है, स्वेनर्स होती हैं, जो भी हैं, इसके अंदर जो लोगोस बने होते हैं सारे इनके सिंबल्स होते हैं, जो अचीवमेंट अवार्ड होते हैं। इन सिंबल्स की जो बहुत अच्छी निशानी है वो ये कि कभी आप किसी आर्मी के जर्नल को देखें तो आर्मी के जनरल की जो यूनिफॉर्म होगी उसके लेफ्ट साइड के ऊपर, हार्ट वाली साइड के ऊपर छोटे 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 बहुत सारे टैग्स लटक रहे होते हैं। वो सारे सिंबल्स ऑफ अचीवमेंट होते हैं। जो डिफरेंट टाइम में जो अचीवमेंट्स दी होती हैं वो सारी की सारी उसके साथ लगी होती है। हम ये कहते हैं जी स्टार्स लगे हुए हैं। वो स्टार्स इसी चीज़ के होते हैं ना जी, तो इसी चीज़ के स्टार्स मिलते हैं, तो ये सिंबल्स होते हैं। ठीक हो गई जी बात। अब आ जाते हैं आप बेसिकली नेशनल कल्चर इन्फ्लुएंसेस की तरफ। वेज द पीपल बिहेव एट वर्क, एक्सपेक्टेशन दैट दे हैव ऑफ देयर कलीग्स, करियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे का सारा कल्चर पे बेस करता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने दोस्तों से, कि वो क्या डिलीवर करेंगे इसके नतीजे में, और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जवाब में आपको क्या प्रोवाइड करेगी। ये सारे का सारा जो इशू है इसको हम शामिल कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के इश्यूज में। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है जो हम पीछे छोड़ आए थे वो नॉर्म्स है। तो नॉर्म्स जो है वो मैंने बता दिया आपको कि दिस इज़ व्हाट वी सजेस्ट द वे वी डू द थिंग्स, जो हमारे द वे वी डू द थिंग्स यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड बिहेवियर। तो वो जाहिर है हर अगर आप जाएंगे तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ होंगे। तो ये नॉर्म्स, तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया कि कल्चर मैटर करता है, चूँकि यही अजम्पशंस जो आपकी हैं ये बाद में बिहेवियर में कन्वर्ट होती हैं और बिहेवियर फिर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। एक्चुअली जितनी भी मल्टीनेशनल हैं या जितने भी इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं उनका काम ये है कि वो हमारे जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो अजम्पशंस देते हैं, उनको वो शेयर्ड वैल्यूज़ देते हैं ताकि वो उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, ताकि वो उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। अब जो बिहेवियर का कंट्रोल करना है उसके अंदर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल अगर आपको दी जाए तो वो ये दी जा सकती है कि आज तक जितने भी शिप जो हैं वो डूबे हैं और जितने भी जहाज़ क्रैश हुए हैं,
और पहले से अगर पता चल गया है, तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि जहाज क्रैश हुआ है लेकिन पायलट जो है वो पहले एग्जिट कर गया है पैसेंजर से, या शिप का कैप्टन जो है वो उसने पहले छलांग लगा दी। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये किसी कानून में लिखा है कि जो उस शिप का कैप्टन है या उस जहाज का पायलट है वो अपनी जान नहीं बचा सकता जबकि वो साथ ही डूब जाता है? इसकी क्या वजह? इसकी वजह कोई कानून नहीं है, इसकी वजह कोई ज़ाब्ता नहीं है, इसकी वजह है कल्चर। कल्चर बाज़-औक़ात कानून से भी स्ट्रांग होता है। कल्चर बाज़-औक़ात जो है वो असूलों से भी बढ़ जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि असूल तो ये कहते हैं कि जान पे बान आई है तो जान को बचाओ, लेकिन कल्चर ये कहता है कि चूंकि आप इस शिप के कैप्टन हैं तो पहले दूसरों की जान बचाओ। अगर दूसरे बच गए तो फिर आप अपनी जान भी बचा लेना। तो पहले दूसरे पैसेंजर्स को इंश्योर करो कि वो सेफ है। ये है कल्चर की पावर कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, पहले दूसरों की जान बचानी चाहता है। दिस इज वर्ड इम्पॉर्टेंट। इसी तरह आप देखिए जो फाइटर पायलट होते हैं, ये जब टेक ऑफ करते हैं तो इन्हें ये हुक्म होता है कि अगर त्यारे में बहुत बड़ी खराबी हो जाए तो आम तौर पे कंट्रोल टावर से नहीं कहा जाता है कि इजेक्ट करो, त्यारा छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। क्योंकि उसकी वजह ये है कि त्यारा तो पैसों से बनता है, टेक्निक से बनता है, दोबारा बना लेंगे, लेकिन तुम जैसा पायलट कहाँ से लाएंगे? और अगर ले भी आए तो हम तुम्हें जो तुम्हारे दोस्त हैं ऐसे दोस्त दोबारा दे सकते हैं? क्या वही कॉलेज वही मदर दोबारा मिल सकती? लिहाजा इंसान को बचाओ, जहाज की खैर। लेकिन पायलट क्या करता है? पायलट इजेक्शन से पहले ये इंश्योर करता है कि अगर मैंने इजेक्शन की तो त्यारा गिरेगा कहाँ? अगर नीचे आबादी है वो अपनी जान कुर्बान कर देता है, आबादी का नुकसान नहीं करता। अब ये कौन से कानून में लिखा है? ये भी किसी कानून में नहीं लिखा। तो ये भी क्या है? ये भी कल्चर है। लिहाजा ऑर्गेनाइजेशंस अपने कल्चर के जरिए हमारे अंदर वो बिहेवियर इम्पोज कर देती हैं या वो बिहेवियर बिल्डअप कर देती हैं जिसकी मदद से वो डिजायर्ड आउटकम लेती हैं, डिजायर्ड आउटकम लेती हैं। तो अजम्पशंस को इफेक्ट करके, बिलीफ को इफेक्ट करके रिक्वायर्ड बिहेवियर बनाया जाता है और रिक्वायर्ड बिहेवियर से फिर डिजायर्ड रिजल्ट दिया जाता है। दिस इज व्हाट द कल्चर इज डूइंग। ये वजह है कि आप नेस्ले में जाते हैं तो आपको हर बंदा नेस्ले नजर आता है, आप पैकेजेस में जाते हैं हर बंदा पैकेजेस नजर आता है। तो उसकी वजह उन्होंने उस इंसान को अपनी वैल्यूज और कल्चर में इतना डबो दिया है कि अब वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट यू कैन से द कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर। अब देखिए चूंकि हम इसको ले गए हैं ग्लोबल एरिना में, तो यहाँ पे सबसे पहले एक थ्योरी कंसीडर की जाती है। सिर्फ कल्चर की बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन एक थ्योरी पर्टिकुलरली इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबल बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और इस थ्योरी का नाम जो है, इसको हम कहते हैं हॉफस्टेड थ्योरी। हॉफस्टेड थ्योरी, हॉफस्टेड की एक रिसर्च है जिसके लिए उसने अपना जो अच्छा, हॉफस्टेड की एक थ्योरी है जिसके अंदर उसने 1,00,000 लोगों से एक क्वेश्चनर फिल करवाया। आप जानते हैं रिसर्च की फील्ड में हम क्वेश्चनर को रिसर्च टूल कहते हैं। तो 1,000 लोगों से मालूमात इकट्ठी की। अब लकीली हुआ ये कि IBM उस जमाने में भी दुनिया भर में फैली हुई थी, तो उसकी वजह से उन्हें दुनिया भर के 1,00,000 लोगों से एक राय मिल गई, ओपिनियन मिल गई। उस ओपिनियन की बुनियाद पर उन्होंने दुनिया भर के कल्चर्स को आपस में
कंपेयर कर डाला, उन्होंने दुनिया भर के कल्चर्स को आपस में कंपेयर कर डाला। और ये काम इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से हमेशा से जितनी भी ग्लोबल बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो यही वजह है कि आज हर इंटरनेशनल बिजनेस की, ग्लोबल बिजनेस की किताब में ये थ्योरीज मौजूद है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम चलते हैं एक खास एस्पेक्ट के ऊपर जिसे हॉफस्टेड कहते हैं इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। देखिए, इंडिविजुअलिज्म का ताल्लुक इस चीज के साथ है कि जिसको हम कहते हैं, एक तो चीज है जिसको हम कहते हैं इनफरादियत, एज अ फर्द इनफरादियत, और एक चीज है जिसको हम कहते हैं इज्तमाइयत। ठीक है जी। अब जो आपका कुछ मुआशरे ऐसे हैं जहां पे इज्तमाइयत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिविज्म, और कुछ मुआशरे ऐसे हैं जहां पे इंडिविजुअलिज्म पाया जाता है यानी इनफरादियत। अब जो इनफरादियत पसंद मुआशरे हैं वहां पर जी मैंने बोला था कि थ्योरी जो है हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो में, इसलिए इसको रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि जब इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आ जाती है आई, मैं। ये मुआशरे ऐसे होते हैं जिनमें हर शख्स अपनी आप को इनफरादी तौर पे अलग-अलग महसूस करता है। तो ये मुआशरा ऐसा है जो इनफरादियत पसंद है, इंडिविजुअल फोकस्ड है। लेकिन दूसरे मुआशरे ऐसे हैं जिनमें कलेक्टिविज्म पाया जाता है, यानी ये मुआशरे जो हैं ये इज्तमाइयत पसंद मुआशरे हैं, जहाँ पे के मुआशरे में आप ये समझते हैं कि हर फर्द जो है वो दूसरे की निस्बत अपने आप को एज एन इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव देखते हैं। तो ऐसे मुआशरों में यूनिटी ज़्यादा होती है, हम की टर्म यूज़ होती है, वी की टर्म यूज़ होती है, यहाँ आई की टर्म यूज़ होती है। तो यहाँ इनफरादियत पसंद लोग हैं और वहाँ पे इज्तमाई पसंद लोग हैं। अब इसमें हमारा मुआशरा ले लीजिए कि हमारे मुआशरे में ज़्यादा कलेक्टिविज्म पाया जाता है, यानी हम जो है वो कलेक्टिवली फील करते हैं कि हम एक कौम है, यानी नमाज भी इकट्ठे पढ़ें तो ज़्यादा सवाब होता है। तो हम कलेक्टिविज्म का शिकार हैं और बाज़ मुआशरे इनफरादियत का शिकार हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे डेटा देखें तो इस तरफ कलेक्टिविज्म लिखा हुआ है और इस तरफ इंडिविजुअलिज्म लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान देखिए कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वेरी टॉप लेवल पे कलेक्टिविज्म में आ रहा है, जबकि यूएसए इस लिहाज से बदनसीब है कि ये इनफरादियत पसंदी में यहाँ पे आ रहा है। यूएसए की बेशुमार आबादी ऐसी है जिसमें लोग शादी नहीं करते। उनसे पूछो शादी क्यों नहीं करते तो वो कहते हैं चूँकि मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरी एक अपनी सोच है, मेरे अपने थॉट हैं, लिहाजा मुझे दुनिया से हट के रहना चाहिए। तो लोग अपने आप को जो है बिल्कुल मुनफरिद कर लेते हैं और वो समझते हैं कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं जो इस काबिल हो जिससे वो शादी कर ले। एक तोता पाल लिया, एक कुत्ता पाल लिया, एक बिल्ली पाल ली और जिंदगी गुजार दी। ये हालात है इन मुआशरों के। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर आता है वो है, यानी हर फैक्टर दूसरे से मुआजना नहीं हो सकता, उसके अंदर के फैक्टर ही कंपैरेटिव है, जैसे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। अब अगला फैक्टर है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। देखिए, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि
आपका टॉलरेंस क्या है इन केस के अगर आपके सामने कोई एम्बिगुइटी आ जाए या गैर यकीनी सूरत हाल आ जाए। तो इसमें दो तरह के मुआशरे हैं। एक मुआशरे ऐसे हैं जहां पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस खासी हाई है, और बाज़ मुआशरे ऐसे हैं जहां पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस खासा लो है। जिन मुआशरों में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है वहाँ पर गैर मामूली हालात में भी लोग जो हैं वो रूटीन के काम करते रहते हैं, सिंपली अपने काम करते रहते हैं। और जिन मुल्कों में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है वहाँ पर ज़रा सी गैर यकीनी सूरत हाल हो जाए लोग परेशान हो जाते हैं, ऑफसेट हो जाते हैं। लेकिन दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो जो लोग अनसर्टेनिटी हाई है जिन लोगों की, वो ब्यूरोक्रेटिक मुआशरे ज़्यादातर हैं। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजरल, अपने प्रोसीजर फॉलो कर दें जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आप प्रोसीजरल हैं, रूटीन मैटर को ब्यूरोक्रेसी के तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है, तो फिर ये भी याद रहे कि जिनके अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है वो भले गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो रवायती नहीं है, वो हमेशा नई बात को सोचते हैं। इसलिए उनके अंदर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ज़्यादा है। जैसे को हालात गैर मामूली होते हैं, वो कोई नई बात सोचते हैं, उसका हल सोचते हैं, उसको किसी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। तो इट्स 1 hour नाउ टू स्टार्ट द लेक्चर। 1 घंटा हो गया लेक्चर स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रिदम ब्रेक ले लेते हैं। तब तक आप ज़रा पूरे लेक्चर को रिव्यू कीजिए। दिस ब्रेक इज़ फॉर 4 to 5 minutes, और फिर मैं वापस आके इससे आगे बात करता हूँ।
जी बच्चों, अब यहाँ तक हमने बात दो डिस्कस कर ली। पहली बात यह है कि बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहाँ इनफरादियत पसंदी है और बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहाँ इज्तमाइयत पसंदी है। दूसरे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर के अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस ज़्यादा है और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ गैर यकीनी सूरत हाल हो तो लोग अपने रूटीन में काम करते रहते हैं, वो किसी चीज़ को चेंज नहीं करते। और जहाँ अनसर्टेनिटी लो है, अगर हालात में गैर मामूली तब्दीली आ जाए तो लोग इनोवेटिव आइडिया के साथ, क्रिएटिव आइडिया के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चल पड़ते हैं। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। अब यहाँ पर ये भी है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पावर डिस्टेंस का भी फ़र्क है। पावर डिस्टेंस का जो फ़र्क है वो ये है कि बाज़ मुल्कों में जो है वो रिच एंड पुअर यानी कि अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो ज़्यादा है, यानी हाई डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा है। और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अगर ज़्यादा फ़र्क है तो उसके लिए मैं क्या मिसाल दे सकता हूँ? ज़्यादा फ़र्क है तो उसके लिए मिसाल ये दे सकता हूँ कि इतना फ़र्क है कि जो अमीर आदमी है वो अगर रोल्स रॉयस चला रहा है तो गरीब आदमी बेचारे के पास साइकिल के भी पैसे नहीं। और बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहाँ लो डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड पुअर, लो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। गरीब और अमीर का फ़र्क जो है बहुत कम है। और वो इतना कम है कि अगर अमीर जो है वो जा रहा है, फ़र्ज़ कर लीजिए BMW में, तो जो गरीब है वो जा रहा है टोयोटा में। डेट्स ऑल, यही फ़र्क है। तो यहाँ फासला हाई है दोनों के दरमियान और यहाँ फासला लो है। अब होता यह है कि जिन मुल्कों में ये फासला लो है या ये पावर डिस्टेंस जो है वो लो है, वहाँ के लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, नॉट एक्सेप्ट लो प्रोफाइल रोल। वो लो प्रोफाइल रोल एक्सेप्ट नहीं करते, यानी वो स्वीपर नहीं बनते, माली नहीं बनते, नायब कासिद नहीं बनते। वो कहते हैं कि सफाई सारे अपनी अपनी खुद करें, अपना अपना गंद हर बंदा खुद उठाए, चूँकि हर इंसान वैल्यूएबल है। लेकिन ऐसे मुआशरे जहाँ गरीब और अमीर का फ़र्क ज़्यादा है, यहाँ पे लोग लो प्रोफाइल रोल जो है रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। लो प्रोफाइल रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं और लो प्रोफाइल रोल जो है उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको मान लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जब ऐसा मुआशरा है जहाँ पावर डिस्टेंस लो है, यानी गरीब और अमीर का फ़र्क कम है, तो आल्दो लोग जो हैं वो लो प्रोफाइल रोल एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करनी पड़ेगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करनी पड़ेगी, यहाँ पे अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन वो ममालिक जहाँ पे जो है वो पावर डिस्टेंस हाई है, वहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं
आप लोगों को फैसलों में इन्वॉल्व ना भी करें, देयर इज़ नो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, नो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, लोगों को आप ना भी शामिल करें फैसलों में, कोई बड़ा मसला नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये हो गया पावर डिस्टेंस, गरीब और अमीर का फ़र्क। अगर इस एंगल से भी देखें तो आपको इस डायग्राम में चीज़ नज़र आएगी कि पावर डिस्टेंस के एतबार से पाकिस्तान यहाँ प्रिवेल करता है। पावर डिस्टेंस के एतबार से पाकिस्तान जो है वो इस जगह पर आता है, यहाँ पर ये। लेकिन इस गरीब और अमीर के फ़र्क के एतबार से अगर आप इंडिया को देखते हैं तो पाकिस्तान से पीछे है, यहाँ गरीब और अमीर का फ़र्क ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप देखें तो फिनलैंड इस मामले में बहुत अच्छा है, इसराइल को और ऑस्ट्रिया को बड़ा अच्छा माना जाता है इस सिलसिले में, जबकि पाकिस्तान कलेक्टिविज्म में बहुत अच्छा है, और कलेक्टिविज्म में जो है वो ऑब्वियसली इंडिया को देखेंगे तो पाकिस्तान से पीछे है कलेक्टिविज्म में। अब देखते हैं तो आगे आता है मस्कुलाइन वर्सेस फेमिनिटी। देखिए, बाज़ मुआशरे ऐसे होते हैं जहाँ पर के मस्कुलाइन मुआशरे जो हैं इनके अंदर डोमिनेटिंग रोल जो होता है वो मर्द का होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रोल ऑफ द जेंडर। लेकिन जेंडर के रोल का जो फ़र्क है इसके अंदर ये होता है कि जो मर्द है उसका रोल ज़्यादा अहम समझा जाता है, मर्द काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। पावर एंड पोजेशन मर्द के हाथ में होती है, मटेरियल वेल्थ, पोजेशन और पावर एंड टफनेस, डिज़ायर, ये सब मर्द के हाथ में होती है। और मेल फोकस होते हैं ऑन वर्क, पावर एंड सक्सेस। उसको आप इस तरह देखते हैं कि जैसे एक मुआशरा है, उसके अंदर किसी औरत से शादी हुई, उसका नाम अगर फ़र्ज़ करें जो है वो मैरी है और उसके वालिद का नाम लिखा हुआ है मैरी शौकत, तो शादी करने वाला फ़ौरन उसका नाम हटवा के, फ़र्ज़ कीजिए उसके शोहर का नाम आसिफ है, तो शौकत हटवा के फ़ौरन आसिफ लगाएगा, मैरी आसिफ, ताकि लोगों को पता चले कि ये खातून मेरी पोजेशन में है, मेरी पावर में है। इसी तरह जो है वो, अच्छा कई मुआशरों में और में भी ऐसा होता है, ये नहीं कि चंद एक, बहुत सारे मुआशरे हैं, येट डेट सारों में इस तरह से नहीं। इसी तरह कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई जगह खरीद ली, फ़ौरन चार दीवारी कराई, बाहर नाम लिखा कि जी ये मेरी है, तो ये मेंशन करने के लिए कि पावर एंड पोजेशन आपके पास है। लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे मर्द डोमिनेटिंग नहीं है, बल्कि मर्दों और औरतों को बिल्कुल बराबर रखा जाता है। यहाँ पे रिलेशनशिप सबसे अहम है, और आप ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल बहुत कम है। यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, रिलेशनशिप और बिलोंगिंगनेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन द फेमिनिटी वर्सेस मस्कुलिनिटी, वो इतने अहम नहीं समझे जाते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इन चीज़ों की आप ज़्यादा वर्थ रखते हो। सो दैट इज़ वाई कि इनकी ये भी एक क्लासिफिकेशन है, मर्दों के डोमिनेटिंग माशरे जहाँ मर्द ही सब पैगाम रखते हैं, और मस्कुलाइन माशरे जहाँ और फेमिन माशरे जहाँ मर्द और औरत आपस में बराबर हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है और वो इक्वल इन रिस्पेक्ट है। और जो मेन डोमिनेटिंग माशरे हैं वहाँ पे अक्सर ये किया जाता है कि CEO मर्द बन सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मर्द बन सकता है, लेकिन फेमिन माशरों में औरत प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है, और वो जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो सकती है, औरत सारे काम कर सकती है। अब आगे आ जाते हैं तो आ जाती है आपकी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। देखिए, बाज़ मुआशरे ऐसे हैं जो लंबी सोच रखते हैं, दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर। एग्जाम्पल इस चाइना, किसी के साथ दुश्मनी भी हो गई है तो उन्होंने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, उन्होंने इस चीज़ को प्लान करना है अगले 50, 60, 70 साल में, और उसके मुताबिक उन्हें चलना है। तो दे आर वेरी कूल माइंडेड बट कीप द थिंग इन द लॉन्ग रन, तो वो लॉन्ग रन में सोचते हैं। जबकि बहुत सारे मुआशरे ऐसे हैं
जो लंबी सोच नहीं सोचते, वो आज कहते हैं आज गुजारो कल देखी जाएगी। अगर आप कहें इसमें बेटर क्या है, तो बेटर तो ये है कि अगर आप बिजनेस वर्ल्ड को देखते हो तो बिजनेस वर्ल्ड में जो शेयर होल्डर है उसकी ख्वाहिश क्या होती है? शेयर होल्डर की ख्वाहिश ये होती है कि वो ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे जिसके पास शॉर्ट टर्म यानी करंट में भी अच्छा डिविडेंड हो और उनके पास फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हों, यानी वो आज भी अच्छा चला रहे हों लेकिन मुस्तकबिल पे भी सोच रहे हों। तो ऐसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी चूँकि वो लॉन्ग टर्म अर्निंग होंगे, और वो ऐसी कंपनीज होंगी कि पहले उनका प्रीवियस प्रोडक्ट इससे पहले कि बूढ़ा हो जाए, कमाना छोड़ दे, वो उससे पहले कुछ नया सोच लेते हैं, कुछ नया बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की कंपनीज के शेयर्स की कीमत ज़्यादा होती है। तो ये वजह है कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है ताकि आप लंबे अरसे की सोच को सोच सकें। और जैसे कि हमारे यहाँ आप देखिए, अगर हम भाषा डैम बनाते हैं, धासू डैम बना देते हैं, तो इसका मतलब मुस्तकबिल 25-30 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं ना, लंबी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ पे एक सवाल कर लेते हैं। रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट वर्कर्स इन ए कंट्री ए डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टफनेस and desire for material wealth possession, while worker in country B value personal relationship, belongingness and quality of life। अब सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू हॉफस्टेड वो किस चीज़ को रैंक कर रहा है। तो हम देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं मुझे। एक सवाल है आपके सामने, इसको आंसर करना है आपने। जी प्लीज़। एनी आंसर फ्रॉम यू? जी आमना। अमीर बेग है, अफान है, अली रज़ा है, आमना सदाकत है, जफ़र है, फरवा है। जी प्लीज़। तमाम बच्चों में से कौन जवाब देगा? शाबाश। जी, तो इसके अंदर जो आमना सदाकत हैं, वलीद बेग हैं, सलमान अली हैं, और फिर आमना सदाकत, वलीद बेग, अब्दुल मलिक अब्दुल्ला, इनका आंसर है ए। दिस मैटर इज रिलेटेड विद मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। तो आपका वाकई ठीक बात है कि इसका ताल्लुक मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी से है। दूसरी चीज़ है, उसको हम कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग कल्चरल डायमेंशन एज पॉपुलराइज्ड बाय हॉफस्टेड: हाई अनसर्टेनिटी, वाइडेंस, masculinity, low power distance, individualism। A country most famous are highly bureaucratic with many defined rules for employees. However, even junior staff members are usually involved in creation of these rules as they expect to have a say in running of business. Which two of the cultural dimension defined above should exist in country A? इसमें से कौन सी दो डायमेंशन है जो फॉल करती हैं यहाँ पे? तो देखिए, इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं, आप जो मुझे कह रहे हैं, आप मुझसे मोस्टली बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, आमना सदाकत भी कह रही हैं, वलीद बेग ए कह रहे हैं, और हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस बिल्कुल सही, एंड लो पावर डिस्टेंस बिल्कुल सही हो गया बच्चों। ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसकी वजह क्या है?
देखिए, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल बनाए जाते हैं वहाँ क्लियर बात होती है कि ये लोग अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाली सिचुएशन बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हर बंदे को डिसीजन में इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ बगैर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के काम नहीं चल रहा। तो ये कोई ऐसा मुआशरा है जहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क थोड़ा है, इसलिए हर शख्स ये चाहता है कि उससे राय ली जाए। तो दूसरा ये मामला जो है ये है आपका लो पावर डिस्टेंस का है, लिहाजा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंडिविजुअलिज्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं और मस्कुलिनिटी का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये वो फर्स्ट सेक्शन है जिसको मैं ये समझता हूँ कि हमने डन कर लिया। अब जो चीज़ हमारी रह गई है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए वो इससे नेक्स्ट स्टेप है। तो मैं अभी स्लाइड ये वाली जो है ये हटा रहा हूँ आपके सामने से और दूसरी स्लाइड्स आपके सामने ला रहा हूँ। दूसरी स्लाइड जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस है, जिसमें थोड़ा सा हवाला जो है मैं आगे देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप टॉपिक के एतबार से देखेंगे या मेरी डिस्कशन के एतबार से देखेंगे तो मैं इसको ये कहूँगा कि मेरा लेक्चर नंबर 62 है, यानी मैं ये कहूँगा कि मेरे नोट्स का 62nd जो है वो नोट्स की लिस्ट में मेरा 62nd टॉपिक है, या नोट्स की जो मेरी यूनिट है वो 62वां यूनिट है। इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट को किस कदर इंटरफेयर करना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस में। तो गवर्नमेंट का एक बाकायदा रोल है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरा अगला टॉपिक है उससे रिलेटेड है और आपको शायद ये टॉपिक कहीं भूला ना हो, तो इसको मैं ज़रा रिवाइज करता हूँ। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात करने के लिए मैं अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के साथ बात करूँ तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बेसिकली क्या होता है, इज़ अ बैलेंस शीट, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि 3 तरह की चीज़ें हैं। एक आपका जो है वो ट्रेड बैलेंस है, जो आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं, जो आपने सर्विसेज में डील किया है वो है, और इसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। क्योंकि इसका पहला हिस्सा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो करंट अकाउंट से डील करता है। ये वो चीज़ होती है जो हमने कमाई है, हमारी इनकम है, शॉर्ट टर्म में रिलेटेड है। तो आपने अगर किसी मुल्क में शेयर्स लिए हैं तो उनका डिविडेंड इन्वेस्टमेंट इनकम है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की इनकम है, यानी ये मुनाफा है। तो ये मुनाफा इस तरफ आएगा। इसी तरह आपने गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हैं, सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हैं, सारी आपके करंट अकाउंट में आएंगी। लेकिन जो चीज़ें आपके कैपिटल अकाउंट में जाएंगी उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में जाती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसमें जाती है, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव इसके अंदर जाते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव अगर आपने दूसरे मुल्क में शेयर्स खरीदे हैं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है, या आपने दूसरे मुल्क में जो है बाकी चीज़ें खरीदी हैं, तो ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। हम इन्हें कहेंगे ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, चूँकि ये लॉन्ग टर्म चलता है। इन दो पे बैलेंस ऑफ पेमेंट मुश्तमिल होता है आमतौर पर। लेकिन अगर हमारी ट्रांजैक्शन में कोई इशू आ जाए, तो लास्ट टाइम मैंने ये बैलेंस शीट आपको नहीं बना के दी थी, तो मैंने बैलेंस शीट भी बनाई है ताकि आपको इसका अंदाज़ा रहे। और कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि अगर जो है आपके पास सरप्लस रेवेन्यू अच्छा कमा रहे हैं आप, तो क्या इसका जीडीपी पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो इसको भी यहाँ पे आज देख लीजिए कि जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है तो यू आर अर्निंग मोर मनी फ्रॉम द आउटसाइड, तो अल्टीमेटली इसका जीडीपी जो है आपका बेहतर होगा, और जिससे आपका जो है वो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो अल्टीमेटली आपके बाकी बिजनेसेस पे भी इसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, यानी इनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ आज जो सवाल मेरे सामने था वो ये था कि देखिए, अगर रिजर्व्स आप कमा लेते हो तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। या तो ये हो सकता है कि आपने बैरूनी दुनिया से जो पैसा कमाया है वो सरप्लस में है, ठीक है। तो अगर वो सरप्लस में है तो नेचुरली उसके नतीजे में आपने ज़्यादा अर्निंग की है, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो दो चीज़ों में। या तो आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लो,
ठीक है जी, या उसे किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके रख लो, और फ्यूचर में कभी भी आपको की अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हुआ तो आप इसे यूज़ कर लोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो इसके नतीजे में आपकी साबित हो जाएगा कि आपकी एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। लेकिन अगर डेफिसिट आ जाए तो फिर क्या करोगे? डेफिसिट आ जाए तो फिर आपको बोरो करना पड़ेगा ताकि इस पेमेंट को दिया जा सके, अगर पहले से आपके पास कोई सरप्लस नहीं पड़ा। तो अक्सर ग्रोइंग इकोनॉमी में ऐसा हो जाता है। अब सबसे पहला जुआस तो यहाँ ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस में गवर्नमेंट को इसलिए इंटरफेयर करना चाहिए ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस्लाह कर सके। अगर हम ये सारा काम गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बिजनेसेस पे छोड़ दे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस तो अपना मुफाद देखेंगे, लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम इसको क्या करें, हम इसको बजाय बिजनेसेस पे छोड़ने के गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करें। बाकी जो मामला है बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप देख लेंगे कि टेंजिबल गुड्स इसमें आती हैं और इनटेंजिबल गुड्स जैसे सर्विसेज, शिपिंग, फिजिबिलिटी वगैरह बनवाना, एजुकेशन के खर्चे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो भी आएंगे और ये भी आएंगे। लिहाजा ये ज़्यादा बड़ी बहस नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। अब मसला ये है कि क्यों कर दूसरे मुल्कों में ज़्यादातर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है। देखिए, एक तो वजह ये होती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं इनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है और ऐसी गुड्स की ज़रूरत होती है जिसके बगैर ना तो ब्रिज बन सकता है ना डैम बन सकता है। अब डैम बनाना हो तो इतनी हैवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारे मुल्क में होती नहीं है, तो हमें तो बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, और इसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स की जो डिमांड है वो हाईली इनइलास्टिक हो जाएगी। अब जहाँ तक इनइलास्टिक डिमांड रहेगी तो उससे फिर तो हाईली इनइलास्टिक हो जाएगी जो आपकी इंपोर्ट्स की डिमांड है, और उसके बाद नेचुरली इसके नतीजे में क्या होगा कि जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो ये मजबूरी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि डिक्लाइन इन कम्पिटिटिवनेस। अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी वाइज डिक्लाइन हो जाएंगी, जैसे कि हमें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में मार पड़ी है इंडिया से, कोरिया से, चाइना से, कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि इन लोगों ने इम्प्रूव किया स्टैंडर्ड्स को। कि अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ईयर 2000 तक जो क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट का बॉल पाकिस्तान का यूज़ होता था पूरी दुनिया में। ईयर 2000 के बाद इंग्लैंड की एक कंपनी जो कंपटीशन पे आ गई, अब वो लेदर हमारा यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल हमारा यूज़ कर रहे हैं, गेंद उनका बिक रहा है। इसी तरह जापानीज़ ने कपड़े में जो है कॉटन हमारी यूज़ कर ली और प्रोड्यूस ज़्यादा अच्छा कर लिया। तो जहाँ कंपेटिटिवनेस लैग करेगी वहाँ पे भी आपको मार पड़ जाएगी। इसलिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरफेयर करे ताकि कंपेटिटिवनेस लाई जा सके। सिक इंडस्ट्रीज हैं जो क्लोज्ड इकोनॉमी में तो बड़े आराम से compete कर लेती हैं, लेकिन जब आती है ओपन इकोनॉमी और कंपटीशन पड़ता है बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ, तो फिर बड़ी मार खाती। तो जब बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन पड़ता है तो फिर मार खा जाती है। हम इन्हें कहते हैं ये बड़ी सिक इंडस्ट्रीज हैं, ये भी एक वजह होती है डेफिसिट की। मुल्क के अंदर हायर इन्फ्लेशन होगा तो जाहिर है हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो बाहर तो लोग नहीं खरीदेंगे, और फिर अगर हम बारोइंग मनी कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सर्विसेज चार्ज देना पड़ेगा, इसका भी नुकसान होगा। और हमारे लिए ये भी एक मसला है इंटरनेशनल बिजनेस में कि ग्लोबल बिजनेस में कि हमारे खिलाफ लेबर, चाइल्ड लेबर प्रोपेगेंडा भी करते हैं वो मुल्क जो हमारे साथ compete कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी कारपेट्स में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बच्चों से काम कराते हैं तो ताकि इनके कारपेट्स ना बिकें, और ये जो मुल्क हैं ये इससे फ़ायदा उठा लेते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है, जिसकी वजह से
अंदर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ों का ज़्यादा सरप्लस बचता नहीं है जो हम एक्सपोर्ट करें, पर्टिकुलरली फूड आर्टिकल तो अंदर ही सारे खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए करेक्टिव मेजर्स जाहिर है गवर्नमेंट ने लेने हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरफेयर करना पड़ता है। अब सवाल ये कि गवर्नमेंट किस तरह के मेजर्स ले सकती है। गवर्नमेंट के पास दो तरह के मेजर्स हैं। एक ऐसे मेजर्स हैं जिनको हम कहते हैं एक ऐसे मेजर्स हैं जिनको हम कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स, और एक ऐसे मेजर्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स। सवाल ये है कि व्हाट आर द मॉनेटरी मेजर्स एंड व्हाट आर द नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट कर दिया जाए। एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करने का फायदा ये होता है कि आपकी चीजें दूसरों के लिए सस्ती हो जाती हैं, जिससे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। डेप्रिशिएट कर दिया जाए। लेकिन अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के या डिफरेंट मेजर्स को लेके इकोनॉमी को डिफ्लेट कर दें, डिफ्लेशन करने से प्राइसेस डोमेस्टिकली गिरेंगी तो जाहिर है एक्सपोर्टर ने भी यहीं से खरीद के एक्सपोर्ट करनी है, तो इंटरनेशनली हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा होगा। एक्सचेंज कंट्रोल भी हो सकता है कि अगर हम लोगों को बाहर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर है जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा तो डॉलर में आएगा, हम ऐसा करें कि उन्हें वो डॉलर ना दें, वो डॉलर जो है वो बैंक हो स्टेट बैंक होल्ड कर ले, डॉलर जो स्टेट बैंक होल्ड कर ले और लोगों को लोकल मनी में पैसा दें। जब हम लोकल मनी में पैसा देंगे तो अल्टीमेटली वो पैसा जो है वो बच जाएगा, वो पैसा जो है वो उनके पास नहीं होगा तो जाहिर है इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अगर वो सारा एक्सचेंज यानी डॉलर जो है वो पड़ा हुआ है हमारे एक्सचेंज कंट्रोल में, तो फिर हम इसके मुताबिक जो है इसकी राशनिंग कर देंगे। राशनिंग का मतलब ये है जिसके लिए ज़रूरी उसको दो, जिसके लिए ज़रूरी नहीं उसको हम नहीं देंगे। तो इस तरह एक एक्सचेंज कंट्रोल नाफिज हो जाएगा, तो एक्सचेंज कंट्रोल से भी मसला हल हो सकता है। और फिर उसके बाद आ जाती है आपकी जो है जी राशनिंग। राशनिंग के अंदर फिर ये होता है ना कि हम ये चीज़ें सिर्फ उनको देंगे जो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उनको डॉलर देंगे, जो हज करने जा रहे हैं उनको दे देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। नॉन मॉनेटरी मेजर में फिर आपकी एफर्ट है जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि एग्जीबिशन अरेंज कर दीजिए, बाहर के मुल्क ज़्यादा आपकी चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा बिकेंगी। टैक्स रिबेट्स दे दीजिए एक्सपोर्टर्स को ताकि वो टैक्स की छूट होगी, चीज़ सस्ती पड़ेगी, ज़्यादा बिकेगी। सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे दीजिए ताकि वो इसमें ज़्यादा पैसा कमाए और भरपूर एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये इसके फ़ायदे हो सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है, एक तरीका कार जो है वो कहलाता है इसके अंदर ये कि आप जो है वो मेयर्स के अंदर एक ये है कि आप टैरिफ इंपोर्ट कर दीजिए। अब टैरिफ्स किस तरह से काम करते हैं ये भी एक सिंपल सी बात है, आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ी होगी, मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। मैंने ये टॉपिक फास्टली से गुजारा कि मुझे उम्मीद है ये सारा आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, तो मैंने इसको सिर्फ टच किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, उसको पूरा उसके लिए क्या अल्टीमेटली सारे जो आपके कॉजेज़ हैं इनको रिवर्स कर दीजिए, तो इसको रिमूव कर देंगे। और करेक्टिव मेजर मैंने दो तरह किए, मॉनेटरी मेजर और नॉन मॉनेटरी मेजर। नॉन मॉनेटरी मेजर में फिर अगला आ गया इंपोर्ट कंट्रोल्स। इंपोर्ट कंट्रोल में टैरिफ्स हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में था एक टैरिफ्स है, एक दो और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं देख के आपको ज़रूर कराता हूँ कल के लेक्चर में। और कल मेरी कोशिश होगी कि आपका सारे का सारा कोर्स जो रह गया उसको वाइंड अप कर दें। अब ये जो टैरिफ्स हैं ये कैसे काम करते हैं आपने यकीनन पहले देखा होगा, मैं सिर्फ एक बार रिव्यू करा देता हूँ आपको एक अपनी बचपन की एग्जाम्पल के साथ। देखिए बात ये है कि हुआ ये कि मैं जब वो छोटा था तो मुझे साइकिल का बड़ा शौक था। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की, सॉरी इंपोर्ट और लोकल प्रोडक्शन की। यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई का सिंपल डायग्राम होता है।
तो अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरर की, तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे साइकिल का शौक है, मैं साइकिल की ही मिसाल देता हूँ कि अगर लोकल मैन्युफैक्चरर की साइकिल लेते हैं तो हालात ये बनते थे कि ये सप्लाई है, ये डिमांड है, तो एक साइकिल जो है वो 15,000 रुपए की मिल रही थी मेरे बचपन में, 15,000 रुपीज़ की। और साइकिल भी ऐसी थी कि सख्त इसके पैडल होते थे, जहां हम पैडल मारना छोड़ते थे साइकिल वहीं खड़ी हो जाती थी उसी वक्त। दूसरी तरफ एक चाइना की साइकिल आती थी, वो साइकिल जो थी वो अगर इंटरनेशनल प्राइस पे हम देखें तो इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक वो साइकिल जो है वो सिर्फ 5,000 की थी। अगर वो 5,000 की आती तो इतनी अच्छी साइकिल थी कि लोग 5,000 वाली साइकिल फ़ौरन ख़रीद लेते हैं, तो लोकल सप्लाई तो बिल्कुल यहाँ आ जाती, बजाय ई से यहाँ आ जाती है। तो लोकल सप्लाई हो जाती है यहाँ से लेके ओ से लेके Q1 तक, ओ से लेके Q1 तक। तो ये आपकी लोकल सप्लाई बनती है। और ये बाकी का हिस्सा सारा चूंकि सस्ती हो गई तो डिमांड भी बढ़ गई। अब बाकी का सारा हिस्सा जो है ये चला जाता है आपका इंपोर्ट्स को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चाइनीज़ साइकिल खरीदते थे। उसकी वजह ये थी कि चाइनीज़ साइकिल जो थी एक तो सॉफ्ट बड़ी थी, दूसरा उसके साथ एक हेडलाइट मिलती थी, हवा भरने के लिए एक पंप भी मिलता था, कलर भी उसका अच्छा था, और घंटी भी लगी हुई थी, और साथ पानी पीने की बोतल भी थी। इतनी ज़्यादा सहूलियात थी। तो फिर जाहिर है इम्पोर्टेड साइकिल बिकनी थी, लोकल साइकिल बिकनी नहीं थी। तो रियासत ने क्या किया, रियासत ने यही किया कि जो चाइना की साइकिल है उसकी प्राइस में कस्टम ड्यूटी या टैरिफ ऐड कर दिया। तो टैरिफ ऐड करने से साइकिल महंगी हो गई। कितना टैरिफ ऐड कर दिया? 5,000 की साइकिल थी, 7,000 टैरिफ लगा दिया कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगाने का फ़ायदा क्या हुआ हमें? हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब कस्टम ड्यूटी लगाई तो चाइना की साइकिल की कीमत 12,000 यहाँ आ गई, 7,000 यहाँ चला गया, तो 12,000 में बिकने लग गई। नतीजा ये कि ये ए और ये बी डैश इंपोर्ट्स कम हो गई और कम होके यहाँ आ गई। यानी अगर ये मैं कहूँ कि ये OQ4 थी तो ये OQ2 से OQ3 रह गई, और ये हिस्सा जो है ये फिर लोकल मैन्युफैक्चरर ने पूरा कर लिया, क्योंकि हाई प्राइस पे तो लोकल मैन्युफैक्चरर ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड प्राइस पे बेचते हैं तो फिर तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, फिर तो सारी इंपोर्टेड साइकिल ही बिकेगी। लेकिन जब आप लोकल को यूज़ करते हैं तो सारी, अगर आप लोकल मार्केट ले जाएं तो 15,000 की साइकिल है तब भी काम नहीं चलता। और चाइना की साइकिल इतनी सॉफ्ट थी कि आप एक पैडल माल रोड से मारें तो जनाब आप नहर पे पहुंच जाते हैं, नहर से एक पैडल मारें तो आप जो है वो जेल रोड पे पहुंच जाते हैं, और जेल रोड से मारें तो आप जो है वो गुलबर्ग पहुंच जाते हैं। इतनी वो सॉफ्ट साइकिल थी, तो लिहाजा फिर लोग वही ख़रीदते थे। तो ये है जो जिसको हम कहते हैं टैरिफ्स की बात की। अगर टैरिफ्स लगा दिए जाए तो वो काम कैसे करते हैं? वो इस तरह काम करते हैं आपके सामने। आ गया जी सारा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर काम ना चले तो दुनिया में सबसे पहले 1930 में ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कोटा लगा दिया था। उन्होंने कहा कि जब ना काम बने किसी टैरिफ से तो फिर कोटा फिक्स कर दो, कि एक मुल्क से जो आने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर एक कोटा लगा दिया जाए, और वो कोटा जो है उससे ज़्यादा चीज़ जो है वो इंपोर्ट नहीं की जा सकती, मंगवाई नहीं जा सकती किसी भी दूसरे मुल्क से। तो उसका तरीकाकार ये कि वही डायग्राम थी, उसके अंदर ये कोटा आ गया, तो देखिए प्रोडक्शन जो है आपकी जो इंपोर्ट है उससे कंट्रोल हो जाएगा।
यहाँ पे हम आज का लेक्चर जो है इसको सम अप कर लेते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस की उसके अंदर मैंने आपके साथ आउटसोर्सिंग, उसके अलावा मैंने आपके साथ ऑफशोरिंग, उसके अलावा आपके साथ मैंने जो है वो कल्चर और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की कल जो बात की थी उसे वाइंड अप किया। आज मैंने इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से गवर्नमेंट और इकोनॉमिक्स को लिंक किया इसके साथ। कल का जो अपना टॉपिक होगा उसके अंदर जितने भी रिमेनिंग छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं इस इशू पे उसको मैं सम अप करूँगा। होपफुली जो काम है वो तकरीबन आधे पौने घंटे का है, इससे ज़्यादा का ना हो शायद, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितने भी एस्पेक्ट मिसिंग हैं वो कल मैं कवर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हम जो है इसको सम अप कर लेते हैं। लेकिन लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक दफ़ा आप सब दोस्तों की राय ले लेते हैं कि आज का लेक्चर आपको कितना समझ आया है। शाबाश, योर फीडबैक इज रिक्वायर्ड बिफोर वाइंडिंग अप द लेक्चर। जी शाबाश, there are not many students over here. I am waiting for your reply. As for Farwa, she is saying it's outstanding. अगर आप टॉपिक रिवाइज के लिए लेक्चर, तो एज फॉर उसामा इज आस्किंग इज एक्सीलेंट एंड मंसूर इज आस्किंग एक्सीलेंट लेक्चर। सो एनीवे, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। अगर आप कहें कि ये टॉपिक है जी, लेकिन अगर हर बच्चा एक एक टॉपिक कहेगा तो ये हो सकता पूरा कोर्स ही दोबारा पढ़ाना पड़े, ऐसा भी नहीं, कुछ टर्म्स पे बात कर लीजिएगा, ठीक है, और मेरे से पूछ लीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको कम्युनिकेट कर दूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।